किशनगंज एक छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी राधा और अपने बुजुर्ग पिता रामनाथ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मोहन की माँ का बचपन में ही निधन हो गया था और उसके पिता रामनाथ अब काफी बुजुर्ग हो चुके थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, कभी बुखार, कभी कमजोरी, तो कभी सांस लेने में तकलीफ। लेकिन इस बार की भीषण गर्मी ने उनकी हालत और भी बिगाड़ दी थी। ऐसे में मोहन और राधा उनके इलाज और देखभाल में भी लगे रहते थे। गांव में तो हर साल गर्मी पड़ती थी, लेकिन इस बार इतना गर्मी का कहर था कि सूरज जैसे मानो आग बरसा रहा। तापमान 50 डिग्री तक पहुंच चुका था। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। धरती तवे की तरह तप रही थी और हवा भी जैसे जलती हुई लपटों की तरह महसूस हो रही थी। हर तरफ गर्मी की मार झेलते लोग किसी ठंडी जगह की तलाश में थे। ऐसे में राधा और मोहन अपने छोटे से घर में बैठे पसीने से तरबतर पुरानी यादों में खोए हुए थे। मोहन, ये गर्मी तो हर साल बढ़ती ही जा रही है। घर से बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। सच कह रही हो राधा, जब हम बच्चे थे तब इतनी गर्मी नहीं होती थी। हम धूप में भी दौड़ते भागते थे, आम के पेड़ों के नीचे खेलते थे। लेकिन अब तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। हाँ मोहन, पहले गांव में कितनी हरियाली थी। हर घर के आगे पेड़ हुआ करते थे, कुएं का ठंडा पानी होता था। लेकिन अब सब बदल गया है। हाँ राधा, बचपन में जब दोपहर में बहुत गर्मी होती थी तो माँ हमें घर के अंदर बुला लेती थी। मिट्टी की कोठी में रखा ठंडा पानी कितना स्वादिष्ट लगता था, और वो आम का पना जो माँ अपने हाथों से बनाती थी। मोहन, तुम्हारी माँ का आम पना तो कमाल का होता था। गर्मी में पीते ही जैसे जान में जान आ जाती थी। और राधा, तुम्हें याद है जब हमारी शादी नई नई हुई थी तब भी एक बार ऐसी ही भीषण गर्मी पड़ी थी और सारे लोग इस गर्मी की कहर से परेशान थे। हाँ, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम्हारे साथ पहली बार गांव गई थी और तुम्हारी माँ ने मेरे लिए बेल का शरबत बनाया था। मैं इतनी घबराई हुई थी कि पता नहीं सब कैसे अपनाएंगे। लेकिन तुम्हारी माँ ने बड़े प्यार से कहा था, बेटा, गर्मी में पानी से ज्यादा बेल का शरबत ठंडक देता है। और सच में वो शरबत पीकर मुझे ऐसा लगा जैसे सारी थकान गायब हो गई हो। राधा की प्यारी प्यारी बात सुनकर मोहन के चेहरे पर खुशी सी आ गई। और जानती हो राधा, माँ को सब पता होता था कि कौन क्या सोच रहा है। वह बिना कहे ही सबकी तकलीफ समझ लेती थी। राधा पुरानी पुरानी बातों को याद करके इस भरी तापती गर्मी में भावुक हो गई और उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। मोहन, माँ नहीं रही, लेकिन उनकी यादें अब भी हमारे साथ हैं। काश हम भी अपनी आने वाली पीढ़ी को वही प्यार और अपनापन दे सकें जो हमें मिला था। मोहन राधा की बातों को गौर से सुन रहा था और उसकी सारी बातों को और पुरानी यादों को महसूस कर रहा था। हाँ, लेकिन अब समय बदल गया है राधा। अब बच्चे फोन और एसी में जीने के आदी हो गए हैं। उन्हें न वो गांव की मिट्टी की खुशबू महसूस होती है, न ही बेल का शरबत पीने की आदत है। अच्छा ठीक है मोहन, अब मैं जा रही हूँ नदी से पानी भर कर लाने। घड़े का पानी भी खत्म हो गया है और बाबूजी की दवाई के लिए ठंडा पानी जरूरी है। पर राधा, इतनी धूप में बाहर मत जाओ। लू चल रही है, कहीं तबीयत न बिगड़ जाए। थोड़ा इंतजार कर लो, मैं खुद जाकर पानी ले आऊंगा। फिर राधा ने मुस्कुराते हुए मोहन से बोली, अरे मोहन, अगर तुम भी बीमार पड़ गए तो घर कौन संभालेगा? मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर राधा सर पर मटका रखकर नदी की ओर निकल पड़ी। इधर मोहन भी अपने काम की तलाश में खड़ी धूप में निकल पड़ा। राधा थोड़ी ही देर में नदी के पास पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि गांव की कुछ औरतें पहले से ही नदी किनारे खड़ी बातें कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने राधा को आते देखा, वे धीरे धीरे मुस्कुराने लगी और कानाफूसी करने लगी। अरे राधा, इतनी गर्मी में भी पानी भरने आ गई? लगता है तुम्हारे घर में कोई और काम करने वाला नहीं है। अरे नहीं कमला, मोहन जी तो राजा बाबू हैं। भला वे पानी क्यों भरेंगे? उनकी बीवी जो है यह काम करने के लिए। और सुना राधा, तुम्हारे घर में तो हालात वैसे भी ठीक नहीं है ना? सुना है
रामनाथ बाबा की तबीयत और खराब हो गई है। दवा ववा के पैसे हैं भी या बस भगवान भरोसे हो? राधा ने उनकी बातें सुनी, लेकिन वह शांत रही। उसने घड़ा पानी से भरा, लेकिन कमला कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, राधा, सच बताना, इस बार का सावन तुम्हारे घर में भी हरियाली लाएगा या फिर वही सूखा सूखा हाल रहेगा? राधा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में ठहराव था। उसने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, कमला, गर्मी का महीना हर किसी के लिए कुछ न कुछ लाता है। कभी उम्मीद, कभी मेहनत का फल। हम अपने हिस्से की तकलीफें सहकर भी मुस्कुराना जानते हैं, और यही हमारी असली ताकत है। इतना कहकर वह अपने घड़े को सिर पर रखकर घर की ओर बढ़ गई। लेकिन उसकी बातों ने कमला और उसकी सखियों को एक पल के लिए चुप करा दिया। थोड़ी ही देर में जब राधा घर पहुंची तो उसने देखा कि मोहन एक कमरे में बैठकर रो रहा होता है। पहली बार उसने अपने पति को इस तरह टूटा हुआ देखा था। राधा घबरा गई। उसने मटका जमीन पर रखा और पास जाकर पूछा, मोहन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? फिर मोहन ने अपने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, राधा, तुम पानी भरने के लिए गई थी और मैं इधर जमींदार के यहाँ काम मांगने के लिए गया था, लेकिन जमींदार ने मुझे काम पर रखने से मना कर दिया। अब ये बात सुन के राधा को जैसे एक झटका लगा। उसने तुरंत पूछा, पर क्यों मोहन? पहले तो वे हमेशा गांव के लोगों को खेतों में काम दे देते थे। उन्होंने कहा कि अब उन्हें मजदूरों की जरूरत नहीं है। उनके खेत सूख गए हैं, फसल नहीं हुई, और अब वे केवल उन्हीं को काम देंगे जिनके पास ताकत और जान पहचान है। मैंने बहुत मिन्नतें की, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। अब राधा की आंखें भी भर आईं। उसने धीरे से कहा, तो अब हम क्या करेंगे मोहन? घर में अनाज खत्म हो गया है, बाबूजी की दवाई भी नहीं है, और आलोक के लिए भी कुछ लाना होगा। अब मोहन ने निराशा से सिर झुका लिया और धीमी स्वर में बोला, यही तो सोच रहा हूँ राधा, अब हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? उस रात जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे तो मोहन करवटें बदलता रहा। उसका आत्मसम्मान उससे झकझोर रहा था। उसने सोचा, मैं अपने परिवार की देखभाल तक नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर कब तक हम ऐसे ही भूखे रहेंगे? अगली सुबह मोहन सूरज की पहली किरण के साथ उठा। रात भर की बेचैनी के बाद भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। राधा भी जाग चुकी थी और मोहन को जागता देख उसके पास आकर बैठ गई। मोहन, अब और देर नहीं करनी चाहिए। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगर जमींदार ने काम देने से मना कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। तुम्हें जंगल जाकर लकड़ियां काटनी चाहिए। उन्हें बाजार में बेचेंगे तो कुछ पैसा आएगा और कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। लेकिन राधा, जंगल में जाना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। वहां के रेंजर बहुत सख्ती बरत रहे हैं। सुना है, अगर किसी को लकड़ी काटते देख लिया तो सीधा जेल भेज देते हैं। तो क्या हम भूखे मर जाएं? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है मोहन? मोहन गहरी सांस लेकर सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास जोखिम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उसने अपने बेटे आलोक और पिता रामनाथ को देखा, जो अभी सोए हुए थे। उन्हें यूं तकलीफ में देखना उसके लिए असहनीय था। ठीक है राधा, मैं जंगल जाऊंगा, लेकिन अगर कुछ हो गया तो? डरने से कुछ नहीं होगा मोहन। भगवान हमारे साथ है। मोहन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और गर्मी अपने असर दिखाने लगी थी। रास्ते में कुछ और लोग भी मिले जो पानी की तलाश में भटक रहे थे। कोई कुएं की तरफ जा रहा था तो कोई किसी पेड़ की छांव में सुस्ताने के लिए बैठा था। जंगल में घुसते ही मोहन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सूखे पेड़ और मुरझाए हुए पौधे गर्मी की मार सह रहे थे। पक्षी भी प्यास के मारे चहचहा नहीं रहे थे। उसने एक पेड़ चुना जिसकी डालियां सूख चुकी थीं और कुल्हाड़ी से काटने लगा। पहली ही चोट के साथ मोहन को एहसास हुआ कि यह काम उतना आसान नहीं है। तेज धूप, उमस और पसीने ने उसे कमजोर कर दिया था, लेकिन अपने परिवार की जरूरतें उसकी कमजोरी पर हावी थी। उसने अपने हौसले को मजबूत किया और पेड़ काटने में जुट गया।
करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद वह कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर सका। उसने उन्हें एक गठरी में बांधा और अपने कंधे पर उठाने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी, अरे रुक जा, कौन है तू? अब मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा तो सामने जंगल का रेंजर खड़ा था, जिसके साथ 2 और आदमी थे। तुझे पता नहीं कि जंगल से लकड़ी काटना मना है? साहब, मेरी मजबूरी है। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। बाबूजी बीमार हैं, मेरा बेटा भूखा है। मैंने कोई हरी लकड़ी नहीं काटी, सिर्फ सूखी डालियां ली हैं। कृपा करके मुझे जाने दो। हर कोई यही कहता है। अगर हमने तुझे छोड़ दिया तो और लोग भी यही करने लगेंगे। चल हमारे साथ। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर उसे पकड़ लिया गया तो परिवार का क्या होगा? उसने जल्दी से एक फैसला किया और भागने की कोशिश की। साहब, मेरी बात सुनिए। मेरी बीवी और बच्चा मेरा इंतजार कर रहे हैं। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। इधर जब दोपहर हो गई और मोहन घर नहीं लौटा तो राधा बेचैन हो गई। वह बार बार दरवाजे की ओर देखती, लेकिन दूर दूर तक मोहन का कोई अता पता नहीं था। भगवान, मेरे मोहन को सही सलामत घर भेज देना। शाम होते होते गांव में खबर फैल गई कि जंगल में किसी आदमी को पकड़ा गया है। जब राधा को ये पता चला तो उसके होश उड़ गए। वह भागती हुई गांव के मुखिया के पास पहुंची। मुखिया जी, सुना है कि जंगल में किसी को पकड़ा गया है। कहीं वो मोहन तो नहीं? हाँ राधा, मोहन ही पकड़ा गया है। अब राधा की आंखों में आंसू आ गए। मुखिया जी, कुछ कीजिए, मेरे पति को छुड़वा दीजिए। देखो राधा, मामला सरकारी है। बिना जुर्माना दिए मोहन को छुड़ाना मुश्किल होगा। कम से कम 5,000 रुपए देने होंगे, तभी वे उसे छोड़ेंगे। मुखिया की बात सुनकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके पास तो 1 रुपया भी नहीं था। 5,000 रुपए कहां से लाएगी? राधा ने गांव वालों से मदद की गुहार लगाई। कुछ लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे दिए, लेकिन कुल मिलाकर 2,000 रुपए ही इकट्ठे हुए। तभी कमला, जो अक्सर राधा का मजाक उड़ाती थी, आगे आई और बोली, राधा, तुमने हमेशा मेहनत की है और आज तुम्हें हमारी जरूरत है। मैं 1,000 रुपये दूंगी। धीरे धीरे बाकी गांव वालों ने भी मदद की और आखिरकार 5,000 रुपए इकट्ठे हो गए। राधा दौड़ते हुए जंगल चौकी पहुंची और रेंजर से गुहार लगाई। साहब, ये पैसे लीजिए और मेरे पति को छोड़ दीजिए। रेंजर ने पैसे लिए और मोहन को छोड़ दिया। जैसे ही मोहन बाहर आया, राधा उसे देख दौड़ पड़ी और रोते हुए उससे लिपट गई। तुम ठीक तो हो मोहन? हाँ राधा, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। अब मैं कुछ और काम करने की कोशिश करूंगा। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। हम मिलकर कुछ न कुछ कर लेंगे। अब राधा वहां से मोहन को लेकर चली गई। वहीं उसी गांव में धनराज सेठ का बड़ा नाम था। वह दिखने में बहुत शालीन था, लेकिन अंदर से लालची और चालाक था। गांव वालों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उन्हें अपना गुलाम बना लेता था। मगर उसकी पत्नी सीमा, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, वह दिखने में जितनी ही सुंदर थी उतनी ही दिल की नेक भी थी। एक दिन जब सीमा रसोई में चूल्हे पर सब्जी बना रही होती है, तभी दरवाजे पर किसी ने धीरे से आवाज दी, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अरे यह तो किसी साधु महात्मा की आवाज लग रही है। अरे भाग्यवान, जरा देखो दरवाजे पर कौन आया है। फिर सीमा ने जब दरवाजे पर जाकर देखा तो एक वृद्ध साधु बाबा खड़े थे। उनकी लंबी जटाएं थीं, शरीर पर गेरुआ वस्त्र और चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। अरे साधु बाबा, आप यहाँ मेरे घर कैसे आना हुआ? बेटी, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। ठीक है, आप यही रुकिए। साधु बाबा, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। अरे भाग्यवान, कौन आया है और क्या मांग रहा है? अजी साधु बाबा आए हैं, वह भिक्षा मांग रहे हैं। अरे ये साधु संत तो बस बहाने से लोगों के घर में घुस जाते हैं और मुफ्त का खाना खाते हैं। भगा दो इसे यहाँ से। अजी ऐसा मत कहिए, ये तो भूखे हैं, इन्हें कुछ देना पुण्य का काम है।
पुण्य वुण्य की बातें मुझे मत सिखाओ। मैंने मेहनत से ये दौलत कमाई है, ऐसे ही किसी को नहीं लुटा सकता। बेटा, दान देने से धन घटता नहीं, बढ़ता है। सेवा करो, ईश्वर तुम्हें और देगा। हा 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 हा। बाबा, ये ज्ञान कहीं और देना। सीमा, ज्यादा दयालु मत बनो। जो कुछ है वो अपने लिए बचा कर रखो। इस गर्मी में वैसे ही हालत खराब रह रही है और ऊपर से इस साधु को दान दे रही हो। अरे बेटा, मेरा आज तक इतना अपमान किसी ने नहीं किया। जा, मैं तुझे सराफ देता हूँ कि तुझे जिस चीज पे इतना घमंड है वो एक दिन नष्ट हो जाएगी। साधु बाबा के शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में तेज चमक थी। उन्होंने जैसे ही धनराज को श्राप दिया, हवाएं तेज हो गई और आकाश में बादल घिरने लगे। लेकिन धनराज सेठ, जो अपने अहंकार में डूबा हुआ था, हंसते हुए बोला, हा 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 बाबा, मेरे पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियों तक खत्म नहीं होगा। तुम्हारे श्राप से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब चले जाओ यहाँ से और मेरा दिमाग गर्म मत करो। एक तो ऊपर से वैसे ही इतनी गर्मी है। पुत्र, समय का पहिया घूमता रहता है। जब अहंकारी मनुष्य यह सोचने लगता है कि वह अमर है, तभी विनाश उसके द्वार पर दस्तक देता है। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए, लेकिन उनके शब्द धनराज के कानों में गूंज से रहे। सीमा, जो यह सब देख रही थी, बहुत चिंतित हो गई। अजी, आपको साधु बाबा का अपमान नहीं करना चाहिए था। ये आपने बहुत गलत किया। अब मुझे डर लग रहा है, क्या होगा साधु बाबा का सराफ का। अरे भाग्यवान, तुम फालतू की बातें मत करो। ये साधु संत बस लोगों को डराते हैं। चलो जल्दी से मेरे लिए खाना निकाल दो, बहुत तेज भूख लगी है। इधर मोहन अपने पिता के पास बैठकर घर की जिम्मेदारियों की बातें कर रहा था। पिताजी, देखिए ना, घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है कि कहीं कोई काम भी नहीं मिल रहा। खेतों में भी सूखा पड़ रहा है, मजदूरी भी कम मिल रही है और ऊपर से खाने पीने की चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं। घर में बच्चों के लिए कुछ खाने को भी नहीं बचा। बेटा, ये समय सच में बहुत कठिन है। मैंने अपने जीवन में बहुत गर्मियाँ देखी हैं, लेकिन इस बार तो हालत और भी खराब लग रही है। पहले कम से कम कुएं का पानी ठंडा रहता था, लेकिन अब वो भी उबलने लगा है। हाँ पिताजी, लगता है जैसे सूरज आसमान से नहीं, सीधे हमारे सिर पर आग बरसा रहा हो। कहीं बाहर निकलो तो लू ऐसे लगती है जैसे कोई अंगारे बरसा रहा हो। बेटा, ये समय धैर्य रखने का है। मुश्किलें तो हमेशा आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। खेतों में सूखा पड़ा है तो हो सकता है कुछ दिनों में बारिश भी आ जाए। हमें कोशिश करनी होगी कि जो भी छोटा मोटा काम मिले उसे पकड़ लें। लेकिन पिताजी, कोई काम ही नहीं मिल रहा। शहर जाऊं तो वहां भी मजदूरी करने वालों की भीड़ लगी हुई है। घर पर बैठे बैठे चिंता होती रहती है कि मैं आप सबको क्या खिलाऊं। बेटा, चिंता करने से हल नहीं निकलेगा। हमें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। शायद गांव में कोई ऐसा काम हो जिससे हम कुछ कमा सकें। तू एक काम कर बेटा, तू जा धनराज सेठ के पास, उससे थोड़ी सी कर्ज मांग लिया। मोहन अपने पिता की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। धनराज सेठ के बारे में पूरा गांव जानता था। वह ऊंचे ब्याज पर पैसा देकर लोगों को कर्ज में डुबो देता था और फिर उन्हें अपना गुलाम बना लेता था। लेकिन घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि मोहन को कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, पिताजी, धनराज सेठ बहुत चालाक और लालची आदमी है। अगर हम उससे कर्ज लेंगे तो वह हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। बेटा, मैं जानता हूं कि धनराज अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन इस समय हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। जब हालात सुधरेंगे तब उसका कर्ज चुका देंगे। ठीक है पिताजी, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। बेटा, ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि उसके जाल में फंस जाओ। जरूरत जितनी हो उतना ही लेना। मोहन सिर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। बाहर तेज धूप थी, लू चल रही थी।
लेकिन उसे अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए यह गर्मी सहनी ही थी। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और भारी कदमों से धनराज सेठ के हवेली की ओर चल पड़ा। धनराज सेठ की हवेली गांव के सबसे बड़े मकानों में से एक थी। ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और अंदर ठंडी छांव वाला आंगन। बाहर 2 नौकर पहरा दे रहे थे। मोहन ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे पर दस्तक दी। सेठ जी, कोई मोहन आया है, आपसे मिलना चाहता है। धनराज सेठ, जो अभी अभी खाना खाकर पान चबा रहा था, दरवाजे के पास आया। उसने मोहन को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, अरे मोहन, कैसे आना हुआ? सुना है बहुत मुश्किलें चल रही हैं तुम्हारे घर में। बोलो, क्या चाहिए? फिर मोहन ने हाथ जोड़कर धनराज से कहा, सेठ जी, कुछ दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा। घर में खाने तक के लाले पड़ गए हैं। आपसे कुछ कर्ज लेने आया हूं। जैसे ही काम मिलेगा मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। धनराज सेठ के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान आ गई। हा हा हा, कर्ज लेना आसान है मोहन, लेकिन लौटाना मुश्किल। लेकिन चलो, मैं तुम्हारी हालत देखकर तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बोलो, कितने पैसे चाहिए? सेठ जी, बस 100 रुपए दे दीजिए। जैसे ही काम मिलेगा चुका दूंगा। फिर धनराज ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 100 रुपए दे सकता हूं, लेकिन ब्याज के साथ। हर महीने तुम्हें 10 रुपए ब्याज देना होगा, और अगर समय पर नहीं चुकाया तो तुम्हें मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा फ्री में। मोहन के दिल में हलचल मच गई। उसे पता था कि यह कर्ज लेना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना था, लेकिन घर की हालत देखकर वह मजबूर था। उसने धीरे से कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपकी शर्तें मानता हूं। अब धनराज मुस्कुराया, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसते देखता है। उसने नौकर को इशारा किया और 100 रुपए मोहन के हाथ में रख दिए। ये लो, लेकिन ध्यान रखना, अगर पैसे समय पर नहीं लौटाए तो मैं तुमसे अपने तरीके से वसूल करूंगा। मोहन घर पहुंचते ही थका हुआ चारपाई पर बैठ गया। पिता रामनाथ ने उसके हाथ से पैसे लिए और गहरी सांस ली। राधा, जो अंदर से देख रही थी, फौरन बाहर आई। ये पैसे कहाँ से लाए हो मोहन? धनराज सेठ से कर्ज लिया है। क्या तुम जानते भी हो वो कितना लालची आदमी है? बेटी, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। लेकिन मोहन, ब्याज के पैसों का क्या होगा अगर चुका नहीं पाए तो? देखेंगे राधा, अभी घर में खाना जरूरी है। राधा कुछ कहने ही वाली थी कि छोटा बेटा रोने लगा। वह फौरन अंदर भागी। रामनाथ धीरे धीरे पैसे गिनने लगे, जबकि मोहन अपनी आंखें बंद करके लेट गया। उधर धनराज सेठ की हवेली में सीमा अकेले बैठे बैठे विचारों में डूबी थी। साधु बाबा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। जा, मैं तुझे सराफ देता हूँ कि तुझे जिस चीज पे इतना घमंड है वो एक दिन नष्ट हो जाएगी। हे भगवान, सेठ जी ने साधु बाबा का अपमान करके अच्छा नहीं किया। तभी धनराज अंदर आया, हाथ में सोने की अंगूठी घुमा रहा था। भाग्यवान, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस वो साधु बाबा की बात याद आ रही है। अरे पगली, साधु संत ऐसे ही लोगों को डराते हैं। लेकिन उनका अपमान करना गलत था सेठ जी। छोड़ो ये सब, सुनो, आज मोहन आया था, 100 रुपए लेकर गया है, लेकिन ब्याज के साथ। मोहन, वो तो बहुत सीधा साधा आदमी है। हाँ, और ऐसे सीधे साधे लोग ही मेरे सबसे बड़े ग्राहक होते हैं। सीमा को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, क्या इस आदमी के पास कोई दया नहीं? लेकिन वह कुछ नहीं कह सकी। बेटा, कहाँ जा रहे हो? काम की तलाश में पिताजी। कुछ खाकर जा बेटा।
पहले कमाऊंगा फिर खाऊंगा पिताजी। रामनाथ की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मोहन घर से निकल पड़ा। कुछ हफ्ते बीत गए। मोहन को छोटा मोटा काम मिल गया, लेकिन वह ब्याज चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक दिन दोपहर के समय जब मोहन खेत से लौट रहा था, धनराज के 2 आदमी उसके रास्ते में खड़े हो गए। अरे मोहन भैया, हाँ बोलो। सेठ जी ने बुलाया है, कहते हैं ब्याज का समय हो गया है। अभी पैसे नहीं हैं भाई, कुछ और समय दे दो। सेठ जी ने कहा है या तो पैसे लाओ या काम करो। मोहन की सांस तेज चलने लगी। वह जानता था अगर वह नहीं गया तो सेठ जी गांव में उसकी बदनामी कर देंगे। हारकर वह उनके साथ चल पड़ा। धनराज हवेली के बरामदे में बैठा था, पंखा झलते हुए। मोहन को देखते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मोहन, आओ आओ, कैसे हो? सेठ जी, अभी पैसे नहीं हैं, कुछ और समय दे दीजिए। मोहन, पैसे ना होने से कुछ नहीं चलता। मैंने पहले ही कहा था, समय पर चुका देना। सेठ जी, मैं मजदूरी कर रहा हूं, जैसे ही पैसे होंगे दे दूंगा। ठीक है, एक और रास्ता है। कौन सा रास्ता सेठ जी? मेरे खेतों में काम करो जब तक ब्याज पूरा नहीं हो जाता। मोहन के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे लगा जैसे वह धीरे धीरे किसी दलदल में फंसता जा रहा हो, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। ठीक है सेठ जी, मैं काम कर दूंगा। बहुत बढ़िया, कल से ही आ जाना। मोहन वहां से निकला, लेकिन उसके पैरों में जैसे वजन बढ़ गया हो। शाम को जब मोहन घर लौटा तो राधा ने उसके चेहरे का भाव देख लिया। क्या हुआ मोहन? अब सेठ के खेतों में काम करना पड़ेगा। क्या? क्यों? ब्याज नहीं चुका पाया तो यह करना पड़ा। तुमने मुझसे पूछे बिना ये फैसला क्यों लिया मोहन? बेटा, ये सही नहीं हुआ। राधा चुपचाप रोने लगी और मोहन अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। घर के अंदर गहरी चुप्पी छा गई। अगली सुबह मोहन खेत में काम करने गया। धूप तेज थी, पसीने से उसका शरीर भीग चुका था, लेकिन वह मेहनत करता रहा। उधर सीमा अपने कमरे में बैठी थी जब उसने मोहन को खेत में काम करते देखा। ये तो वही मोहन है, इसे कर्ज के कारण खेतों में काम करना पड़ रहा है। सीमा को यह देखकर बहुत बुरा लगा। वह दौड़कर धनराज के पास गई। सेठ जी, मोहन को ऐसे मत सताइए। अरे भाग्यवान, ये हमारा धंधा है। लेकिन ये पाप है। धनराज कुछ बोल ही रहा था कि तभी बाहर से एक आदमी भागता हुआ आया। सेठ जी, बुरी खबर है। क्या हुआ? आपके गोदाम में आग लग गई। धनराज हड़बड़ा गया और दौड़कर बाहर चला गया। सीमा वहीं खड़ी रही। उसके मन में केवल एक ही बात थी, क्या ये साधु बाबा का श्राप था? गांव में हड़कंप मच गया था। धनराज के बड़े गोदाम में आग लगी थी और चारों तरफ धुआं ही धुआं था। लोग बाल्टियों से पानी डाल रहे थे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। धनराज दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और अपने गोदाम को जलता देख उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कोई पानी लाओ, जल्दी बुझाओ इस आग को। लेकिन आग इतनी तेज थी कि कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। देखते ही देखते पूरा गोदाम राख में बदल गया। धनराज घुटनों के बल बैठ गया और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, ये कैसे हो सकता है? पीछे से सीमा दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी, ये वही श्राप है जो साधु बाबा ने दिया था। धनराज को सीमा की बात सुनकर गुस्सा आ गया। बकवास मत करो, ये कोई श्राप व्राप नहीं है। फिर क्यों तुम्हारे साथ ही यह सब हुआ? क्यों तुम्हारे ही गोदाम में आग लगी? क्यों तुम्हारी दौलत जलकर राख हो गई? धनराज कोई जवाब नहीं दे सका। वह कांपते हाथों से अपने सिर को पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। उधर खेत में काम करते हुए मोहन ने भी आग लगने की खबर सुनी। वह चौंक गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानता था कि अब भी धनराज सेठ अपने घमंड में ही डूबा रहेगा।
शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि राधा रो रही थी। क्या हुआ राधा? छोटू छोटू को तेज बुखार है। मोहन ने घबराकर पास जाकर बेटे का माथा छुआ। वह जल रहा था। बेटा, इसे तुरंत गांव के वैद्य के पास ले जाना होगा। मोहन का दिल बैठ गया। उसके पास पैसे नहीं थे और धनराज से पहले ही कर्ज लिया था, लेकिन बेटे की हालत देखकर वह और इंतजार नहीं कर सकता था। मोहन छोटे बेटे को गोद में उठाकर गांव के वैद्य के पास भागा। वहां पहले से ही कई लोग बैठे थे, लेकिन मोहन की हालत देखकर वैद्य ने उसे तुरंत बुला लिया। यह बुखार बहुत तेज है। अगर तुरंत दवा नहीं दी तो हालत बिगड़ सकती है। वैद्य जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं मजदूरी करके चुका दूंगा। देखो मोहन, मैं इंसानियत के नाते दवा तो दे दूंगा, लेकिन बच्चे को देखभाल की जरूरत है। खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा। मोहन के चेहरे पर बेबसी थी। उसने बेटे को गोद में उठाया और घर की ओर चल पड़ा। उधर आग लगने के बाद धनराज का बुरा हाल था। उसके सारे पैसे, अनाज, कपड़े सब जल चुके थे। अब उसके पास सिर्फ हवेली बची थी, लेकिन अब भी उसका घमंड नहीं टूटा था। सीमा रात को चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। उसने धनराज को कभी इतना लाचार नहीं देखा था। तभी उसे मोहन का ख्याल आया। मोहन बहुत मेहनती और अच्छा इंसान है, और हम उसके सिर पर कर्ज का बोझ डालकर उसे और सताते जा रहे हैं। अगले दिन सुबह जब मोहन अपने घर के बाहर बैठा था, तभी उसे दूर से एक परछी आती दिखी। वह चौंक गया। वह सीमा थी। सेठानी जी, आप यहाँ? मोहन, ये लो, ये तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए है। अब तुम्हें सेठ जी के खेतों में काम करने की जरूरत नहीं। ये क्या कर रही हैं सेठानी जी? लेकिन मैं ये कैसे ले सकता हूँ? ये कर्ज नहीं, इंसानियत है मोहन। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई अमीर आदमी उसके लिए इतना कर सकता है। वह झुककर सीमा के पैर छूने लगा, लेकिन सीमा ने उसे रोक लिया। नहीं मोहन, ये सिर्फ तुम्हारे हक की चीज है। और हाँ, अगर हो सके तो एक प्रार्थना करना कि मेरे पति को सद्बुद्धि आ जाए। इतना कहकर सीमा चली गई और मोहन की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि धनराज के सारे लेनदारों ने उससे अपने पैसे वापस मांग लिए थे। चूंकि अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, वह कंगाल हो गया। उसकी हवेली भी नीलाम होने वाली थी। जब मोहन को यह खबर मिली तो वह चुपचाप बैठा रहा। उसके मन में कोई बदले की भावना नहीं थी। वह बस अपने परिवार को संभालना चाहता था। कुछ महीनों बाद बारिश आ गई। खेतों में हरियाली बढ़ गई। मोहन ने मेहनत से काम किया और अपनी किस्मत खुद बनाई।